हे गाइस, मुझे एक प्राचीन मंदिर में एक क्रांतिकारी नई पत्थर की तकनीक मिली। कृपया ध्यान से देखें। क्या यह एक महापाषाण संरचना है? यानी यह कई बड़े पत्थर के ब्लॉक से बनी है, या यह एक अखंड मंदिर है? मतलब यह सिर्फ एक चट्टान से बना है। मानिए या ना मानिए, यह एक संयोजन है। इस 1300 साल पुराने मंदिर में प्राचीन बिल्डरों ने इन दोनों निर्माण तकनीकों को संयोजित करने में कामयाबी हासिल की है। यह वह रेखा है जहां महापाषाण निर्माण समाप्त होता है और अखंड वास्तुकला शुरू होती है। ऐसा नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप इस लाइन को देखें, यह जादुई मिलन बिंदु है। इस रेखा के उस तरफ आप एक संरचना बनाने के लिए जोड़े गए विशाल चट्टानों को देख सकते हैं। जोड़ने की तकनीक। मंदिर कई पत्थर के ब्लॉक से बना है, जो कि महापाषाण है। रेखा के इस तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चट्टानें निकली हुई हैं। हटाने की तकनीक का उपयोग एक संरचना बनाने के लिए किया गया था। यह पक्ष अखंड है और ये दोनों निर्माण तकनीकें इसी लाइन में मिलती हैं। मैंने आपको कैलाश मंदिर जैसी विशाल अखंड संरचनाएं दिखाई हैं। मैंने आपको कई महापाषाण मंदिर भी दिखाए हैं, लेकिन उन दोनों को एक साथ एक ही मंदिर में प्रयोग करते हुए देखना, यह असाधारण है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यह विवरण मिला है, क्योंकि प्राचीन बिल्डर्स ने उन्हें इतनी आसानी से जोड़ा है। केवल जब आप बीम और स्तंभों को देखते हैं तो आपको अंतर का एहसास होने लगता है। इस तरफ वे पत्थर के विशाल ब्लॉक से बने हैं। आप जोड़ों को देख सकते हैं, लेकिन इस स्तंभ को देखिए, इसमें कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि इसे इसके चारों ओर की चट्टान को हटाकर बनाया गया है। जब मैं यहाँ के लेखों को देखता हूँ तो मुझे फिर से कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। इन अभिलेखों में दो प्राचीन भाषाएं संस्कृत और तमिल सम्मिलित हैं। आप दो लेखों को साथ साथ देख सकते हैं। यह एक बहुत ही अजीब संयोजन है, क्योंकि कहा जाता है कि इन दो प्राचीन भाषाओं की उत्पत्ति पूरी तरह से अलग है और विशेषज्ञों का दावा है कि वे प्राचीन काल में सह अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन यहाँ आप उन्हें 1300 साल पहले एक साथ उपयोग करते हुए देख सकते हैं। बेशक आपको आश्चर्य हो सकता है, उन्होंने यहाँ एक भी पत्थर का ब्लॉक कैसे रखा। जाहिर है कि वे इतने बड़े पत्थर के ब्लॉक को यहाँ नहीं रख सकते। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। यह एक पहाड़ी का हिस्सा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह बाहर से कैसा दिखता है, और आप देख सकते हैं कि यह संरचना पहाड़ी के हिस्से को मिलाकर बनाई गई है। तो इस कक्ष को पहाड़ी से कई टन चट्टानों को हटाकर बनाया गया था। और मुख्य कक्ष के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ा लिंगम है। फिर से यह पहाड़ी का एक हिस्सा है। भले ही हमारे पास फ्लैश लाइट हो, हम लिंगम को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। केवल रूपरेखा दिखाई दे रही है। वैसे यह जगह बहुत अंधेरी है और हम इससे ज्यादा साफ नहीं देख सकते हैं, भले ही हमने अच्छी फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया हो। केवल जब मैंने अपने डीएसएलआर से फ्लैश का इस्तेमाल किया तो मैं एक सेकंड के लिए लिंगम को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जगह बिना रोशनी के कैसी दिखती है। यह लगभग काली है। आप यह भी नहीं देख सकते कि आपके बगल में कौन खड़ा है। तो प्राचीन बिल्डरों ने इस तरह की संरचना का निर्माण कैसे किया? लेकिन यह केवल संरचना के निर्माण के बारे में नहीं है, यह विवरण के बारे में है। लगभग 7 या 8 फीट लंबी इस विशाल नक्काशी को देखिए। अंधेरे में उस पर उकेरे गए विवरणों को देखिए। उसकी बेल्ट, बकल और दोनों तरफ लटकी हुई पट्टियों को देखिए। दीवार पर कुछ अजीब प्रतीक और लेखन है। विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया है और पुष्टि की है कि ये भारत में पाए जाने वाले संगीत के बारे में सबसे पुराने शिलालेख हैं। यह पश्चिमी संगीत डोरेमी फा सोल ला टी के समान ही भारतीय संगीत में 7 सुरों का वर्णन करता है। लेकिन उन्होंने इसे अंधेरे क्षेत्र में क्यों छुपाया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इस तरह की मूल्यवान जानकारी तक नहीं पहुंच सके। लेकिन आइए हम निर्माण तकनीकों पर वापस जाएं।
प्राचीन बिल्डरों ने न केवल इस अविश्वसनीय अखंड कार्य को बनाया, बल्कि उन्होंने इस मंदिर परिसर में कुछ कमाल महापाषाण कार्य भी किया। उस बंदर के बच्चे से विचलित ना हो, बस मेरी ऊंचाई को देखिए और इन खंभों की ऊंचाई को देखिए। हर एक कम से कम 20 फीट लंबा है और उन सभी के साथ शानदार मूर्तियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे अटैचमेंट्स नहीं हैं। प्रत्येक मूर्ति उसी पत्थर के खंड का एक हिस्सा है। यह ठोस ग्रेनाइट है। आप जोड़ों की तलाश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये कई पत्थर के ब्लॉक से बने हैं, लेकिन नहीं, यह एक अखंड स्तंभ है। लेकिन यह बहुत अनियमित है। शीर्ष सकरा है, संभवतः सिर्फ 2 फीट चौड़ा। लेकिन जैसे ही हम मध्य के क्षेत्र में आते हैं, आप देख सकते हैं कि स्तंभ एक घुड़सवार की विशाल मूर्ति में बदल जाता है। यह आसानी से यहाँ 5 फीट चौड़ा हो सकता है और सबसे नीचे यह चौड़ाई बनाए रखी गई है। मैंने इस स्तंभ के वजन की गणना की है और यह आसानी से कम 10 टन यानी लगभग 10,000 किलोग्राम या 20,000 पाउंड का होगा। अकेले इस हॉल में 20 खंबे हैं, यानी कुल 200 टन सिर्फ खंभों के लिए। तो कल्पना कीजिए कि उन्होंने इसे कैसे काटा होगा, स्थानांतरित किया होगा और उन्हें सीधा रखा होगा। मेरा मतलब है कि आज भी इतने बड़े खंभों को काट कर यहाँ रखना एक स्मारकीय कार्य होगा, लेकिन प्राचीन बिल्डर्स के लिए यह आसान रहा होगा, है ना? क्योंकि उन्होंने एक ही पत्थर के ब्लॉक पर ढेर सारे विवरण भी उकेरे हैं। अब यहाँ आप इस आकृति को देख सकते हैं, एक विशालकाय तोते की सवारी करते हुए। आप कुछ आश्चर्यजनक विवरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह तोते को नियंत्रित करने के लिए एक चेन को लगाम के रूप में उपयोग कर रहा है। चेन वास्तव में बहुत बढ़िया है, लेकिन यह वह विवरण नहीं है जो मुझे आश्चर्यचकित करता है। क्या आप देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? आइए दूसरी तरफ चलते हैं, यह देखने के लिए कि क्या दूसरी नक्काशी भी इस छोटे से विवरण को दिखाती है। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि तोते की आंख के ठीक बगल में एक छोटा सा छेद है। ध्वनि सुनने के लिए यह पक्षी के कानों में से एक है। लेकिन क्या सच में तोतों के कान होते हैं? नहीं ना, कम से कम मैंने तो उन्हें कानों के साथ कभी नहीं देखा। तो क्या यह विवरण सिर्फ कल्पना है? नहीं, तोतों के कान होते हैं, जो पंखों के नीचे छिपे होते हैं और वे ठीक उसी स्थिति में होते हैं जैसा कि इन प्राचीन स्तंभों में दिखाया गया है। तो प्राचीन बिल्डरों की बुद्धिमत्ता के बारे में सोचिए। वे न केवल महापाषाण और स्थूल स्तर के निर्माण के स्वामी थे, बल्कि वे सूक्ष्म स्तर के विवरण के भी स्वामी थे। ठीक है, तो इस मंदिर में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे अखंड और महापाषाण निर्माण एक ही साथ मिलते हैं, और मैंने आपको अंधेरे में अखंड असाधारण कार्य और महापाषाण निर्माण के विवरण के बारे में कुछ बहुत कमाल का विवरण दिखाया है। लेकिन कुछ और भी बेहतर है, एक मोनोमेगालिथिक संरचना है। मुझे इस विशेष पत्थर के खंड के लिए एक नए शब्द का आविष्कार करना पड़ा, जिसे समझना असंभव है। यह इतना बड़ा है कि इस ब्लॉक पर 50 लोग बैठ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह 6 भुजाओं वाली षटकोण आकृति में कटा हुआ है। मैं मूल रूप से इस पर चल सकता हूँ और आप किसी भी जोड़ को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्यों? वे इतना बड़ा कार्य क्यों करेंगे? वे सामान्य लोगों की तरह छोटे पत्थर के ब्लॉक्स को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? है ना? इसका वजन करीब 125 टन है। प्राचीन बिल्डर्स ने इस पत्थर के ब्लॉक को खदान से इस स्थान पर कैसे स्थानांतरित किया? उन्होंने इसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया? आज 18 पहिए जैसे बड़े से बड़े ट्रक 50 टन तक ही ले जा सकते हैं, और यह पत्थर का ब्लॉक 2.5 गुना भारी है। यह इस भार के साथ टूट जाएगा। तो प्राचीन बिल्डर्स ने इसे कैसे परिवहन किया? इसे स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने किस तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया? इस पत्थर के ब्लॉक को कम से कम 1300 साल पहले यहाँ रखा गया होगा, और आप देख सकते हैं कि नई पीढ़ियों ने इसके चारों ओर निर्माण करने की कोशिश की।
शायद पिछले कुछ शताब्दियों में, लेकिन वे केवल छोटे पत्थर के ब्लॉक्स काट और रख सकते थे। ये निसंदेह नए ब्लॉक्स हैं और इससे भी बदतर, उन्होंने इस तरफ एक खंभा लगाते हुए इस हिस्से को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। क्योंकि ये नए बिल्डर्स सिर्फ सामान्य लोग थे, तो प्राचीन बिल्डर्स ने मोनोलिथिक और मेगालिथिक तकनीक को कैसे जोड़ा? उन्होंने स्थूल स्तर के साथ साथ सूक्ष्म स्तर पर पूर्णता के इस स्तर को कैसे प्राप्त किया? क्या ऐसे विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को साधारण औजारों और वाहनों से काटना और हिलाना संभव है, या वे उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।